चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में जो वैकेंसी आई हैं उनको लेके, और साथ ही साथ MHSRB का जिनका एग्ज़ाम है वो भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल चल रहे हैं कि वो कहाँ से क्या तैयारी करें। तो मैं आपके लिए आज बता दूं कि आज हम गुजरात का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पेपर आपको दिख रहा है, इसी पेपर को हम टाइप फॉर्मेट में सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको समझना ईजी रहे। और जो भी लोग गुजरात का पेपर दे रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से, जो भी लोग गुजरात का पेपर देने वाले हैं, मेरी तरफ से आप सभी के लिए पेपर्स अवेलेबल तो हैं गुजरात के, लेकिन ये पेपर है जो गुजराती और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। तो चैनल पर मैंने मोस्ट ऑफ दी पेपर्स अपडेट कर दिए हैं, जो कि आपको इस तरीके से होगा, पूरा ऑफिशियल पेपर है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। पूरे पेपर का फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। तो जिनका भी किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी NHM, CHO, DSSB, BHU कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा आइडिया, जो आप अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 5-6 महीनों में आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम हो। आफ्टर दैट आपका नॉर्सेट ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन इन सभी स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। पूरा पेपर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ब्लड फॉर्मेट के कारण इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है हिंदी इंग्लिश में। ये एक्चुअल में पेपर है जो 2023 का दिसंबर का पेपर है, 2023 का पेपर है। और जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और जो भी लोग सीरीज या किसी भी स्टेट CHO, NHM एग्जाम का पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके सभी मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स है, प्लेसेंटा हो गया, या फिर ब्लड फिल्ड गॉज हो गए, या फिर एम्पुटेटेड पार्ट हो गए, बॉडी के कोई भी ऑर्गन जो काट के अलग किए जाते हैं, वो सभी किस कलर के बैग में जाएंगे? येलो कलर में। नेक्स्ट इज ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, सिवाय किसी एक के सभी लाइव वैक्सीन है। एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, मतलब सब लाइव वैक्सीन है, कोई एक है जो लाइव वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन में है आपको BCG, मीजल्स एंड TT और OPV। कौन सी है जो यहाँ पर लाइव वैक्सीन? तो सभी है। जब आपको लाइव पता होगा तब आपको पता होगा कि इनमें लाइव कौन सी है, किल्ड कौन सी है। तो जो लाइव वैक्सीन है यहाँ पर BCG है, मीजल्स है, OPV है। क्या है? BCG है, मीजल्स है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, रूबेला है, ये सभी क्या है? ये है आपकी लाइव वैक्सीन। लेकिन यहाँ पर जो TT है, क्या है? TT और टिटनस टॉक्साइड है। क्या है? टॉक्साइड है ना, ये किल्ड वैक्सीन में आएगा, ये किस में आएगा? टॉक्साइड में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज कॉल्ड, जो मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी है, ट्रायंगल शेप की थ्योरी है। तो यहाँ पर थ्योरी किसके लिए है? मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ इमोशन या फिर सेल्फ डिफेंस। सबको पता है जो अब्राहम मास्लो थे, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम क्या था? मोटिवेशनल थ्योरी। क्या नाम था? मोटिवेशनल थ्योरी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी यहाँ पर क्या क्या पॉइंट थे? एक थी बेसिक नीड, बेसिक नीड में थी आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड। दूसरी थी साइकोलॉजिकल, तो इसमें बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, और था सेल्फ स्टीम नीड्स। जो लास्ट में थी टॉप पर, वो थी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, मतलब हर एक चीज अचीव करके है, जो इतनी क्षमता रखना कि हर एक चीज अचीव कर जाओ, वो थी आपकी लास्ट में। शुरुआत कहाँ से होती है? फिजियोलॉजिकल नीड जो आपकी बेसिक है, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड और सेल्फ स्टीम नीड से थी साइकोलॉजिकल, मेंटली सपोर्ट के लिए भी तो कोई होना चाहिए आपको। लास्ट में थी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज
ट्रेड्स इज अ, तो ट्रेड्स क्या है? सोशल ट्रेंड्स ऑफ द पास्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर, सोशल ट्रेंड एट प्रेजेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पर्सनालिटी। ट्रेड्स क्या है? यहाँ पर ट्रेड्स का मतलब क्या है, एग्जाम में आता है। तो ट्रेड्स एक तरीके की किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की क्वालिटी हो सकती है, उसका कैरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पर्सनालिटी। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पर्सनालिटी। मान लीजिए किसी पर्सन का देखना, उसका कलर बॉडी का, हाइट है, आंखों का कलर, ये सब क्या है उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा? यूनिट, मतलब बहुत सारी चीजें ट्रेड में इंक्लूड होंगी कि आंखों का कलर कैसा है, ब्राउन है कि ब्लू है, बाल कैसे हैं, दिखते कैसे हो। तो ये सब क्या है आपके ट्रेड्स हैं। नेक्स्ट वन, द प्रिस्क्रिप्शन इज फॉर 2 tablespoon ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाउ मेनी ml विल यू गिव? तो यहाँ पर कहा है कि 2 tablespoon ऑफ मिल्क मैग्नीशिया दे रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो 2 tablespoon मिल्क मैग्नीशिया दिया, तो अब ml में कितना दिया आपने? 15 ml, 30 ml, 45 ml या फिर 60 ml। जब आपको पता होगा कि 1 tablespoon है जो कितना ml कंटेन करेगी, तब आप बता पाएंगे कि कितना ml होगा। चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे रहे हो या फिर कोई और मेडिसिन दे रहे हो आप। तो यहाँ पर 1 tablespoon इक्वल टू हाउ मेनी ml? 1 tablespoon इक्वल टू 15 ml। कितना होता है? 14.8 के समथिंग होता है, लेकिन कंसीडर किया जाता है 15। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? होगा आपका 30 ml। तो 1 tablespoon है जो किसके इक्वल है? ये है आपका 15 ml के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 30 ml। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कहा है कि 2 tablespoon मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप दे रहे हैं। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह कुछ और भी बता सकते हैं। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका जनरली यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक टाइप का लैक्सेटिव है। क्या है? लैक्सेटिव टाइप का है आपके लिए एक। तो यहाँ पर तो ये जनरली हार्ट बर्न है या फिर स्टमक अपसेट है या फिर इंडाइजेशन की कंडीशन होती है, तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह यदि आपको कुछ और मेडिसिन आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं, आपको ये पूछा है 2 tablespoon इक्वल टू हाउ मेनी ml? क्लियर? इट्स अ 30 ml। नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 minute इज कॉल्ड। तो 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? ब्लड प्रेशर, कार्डियक लोड, कार्डियक आउटपुट या फिर आउटिक आउटपुट। ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 minute, 1 मिनट में जो ब्लड पंप हो रहा है वो क्या कहलाएगा? बीपी कहलाएगा, कार्डियक लोड कहलाएगा, कार्डियक आउटपुट या फिर आउटिक आउटपुट। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कार्डियक आउटपुट। क्या है? कार्डियक आउटपुट। और जो यहाँ पर ऑप्शन में ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर तो जो ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर लगता है वो वाला प्रेशर है। ब्लड प्रेशर क्या है? जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड फ्लो का वो है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट वन, वोल्टेज ऑफ ईसीटी। ईसीटी का कितना वोल्टेज होता है? 40 से 60 वोल्ट, 80 से 90 वोल्ट, 70 से 120 वोल्ट या फिर 120 से 160 वोल्ट। तो ईसीटी का जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी देते हैं हम, कि यदि सीजोफ्रेनिया वाला मरीज है, जो यदि इनकेस सीजोफ्रेनिया वाला मरीज क्या है, मेडिकेशन से या फिर डिप्रेशन और मेनिया वाला मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, तब एंड ऑप्शन अपनाया जाता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो यहाँ पर जो वोल्ट यूज किया जाता है वो होता है 70 से 120 वोल्ट। कितना? 70 to 120 वोल्ट। और जो ड्यूरेशन है यहाँ पर कितने टाइम के लिए यहाँ पर वो ईसीटी दी जाएगी? तो ये होता है आपका 0.7 से लेके 1.5 सेकेंड तक। इतना ही काफी है। यदि आपको मिनट में ऑप्शन आए तो आप मार्क मत कराना, क्योंकि यदि
1 मिनट या फिर 20 सेकेंड, क्योंकि 1.5 मिनट या 1.5 सेकेंड 1.5 सेकेंड मैक्सिमम टाइम दिया गया है। यदि इससे ज़्यादा देते हैं आप तो मरीज है जो ऊपर चला जाएगा, करंट लग के ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ईसीटी में कितना वोल्टेज यूज किया जाता है? 70 से 120 तक। कितना? 70 से 120 तक। कितने बार ईसीटी दे सकते हैं आप? तो मोस्ट ऑफ द टाइम यदि हम बात करें तो वीक में एटलीस्ट 3 बार तक दे सकते हैं। वीक में 3 टाइम, 3 बार बस। क्लियर? और ईसीटी होती कितने टाइप की? तो दो तरीके की होती है। यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको आते हैं। तो यहाँ पर यदि टाइप की बात करें हम ईसीटी की तो एक होती है क्या? डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट। तो ये दी जाती है एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया में। एनेस्थीसिया इसके साथ नहीं दिया जाता है। क्लियर? और दूसरी होती है मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड में दूसरी जो मॉडिफाइड होती है मोस्ट ऑफ दी यही यूज की जाती है। इसमें मसल रिलैक्सेंट एंड लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया वो यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आपको 2 चीजें याद रखनी है। ड्यूरेशन इट्स अ 0.7 to 1.5 सेकेंड। वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स दे सकते हैं। टोटल बात करें हम तो ओनली 6 से 10 बार ही दे सकते हैं। और फिर बेस्ड ऑन पेशेंट की कंडीशन और डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। 2 तरीके की ईसीटी दी जाती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। एक होती है डायरेक्ट जो कि नाउअडेज बहुत रेयर यूज की जाती है। तो इसमें क्योंकि एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है तो मरीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी होती है मॉडिफाइड। तो इसमें मसल रिलैक्सेंट दे दिए जाते हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज toddler have a tendency to say no to everything. This feature is known as toddler का मतलब है 3 साल की उम्र तक के बच्चे। 1 साल तक के कहलाते हैं इन्फेंट। फिर जो 2 से 3 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं वो क्या कहेंगे? हर एक बात में नो कहेंगे। तो ये किस नाम से जाना जाएगा? इमिटेशन, रिचुअलिज्म, नेगेटिविज्म या फिर ऑटोनॉमी। ये कहलाता है नेगेटिविज्म। मान लीजिए जो टोडलर है 2 या 3 साल के बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं, अड़ियल टाइप के रहते हैं। तो यदि उन्होंने किसी चीज के लिए ना कह दिया, मतलब ना, कुछ भी कर लो तुम, ना का मतलब यहाँ पे ना ही बच्चों का है। तो वो क्या है यहाँ पर? वो नेगेटिविज्म है। वो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बच्चों में होता है, सबके बच्चों में होता है। नेक्स्ट वन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया इज। एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, बीटामेथासोन, डायजेपाम, मैग्नीशियम सल्फेट। तो बीटामेथासोन तो दिया जाता है जब प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई हो बच्चे के लिए। यहाँ पर डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन ताकि बच्चे के लंग्स डेवलप हो जाए और सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो प्रीमेच्योर इन्फेंट में। ऑक्सीटोसिन दिया जाता है जनरली लेबर इंड्यूस करने के लिए, पीपीएच को मैनेज करने के लिए। फिर यहाँ पे आता है आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस। पता सबको है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट है। ये एग्जाम में आपको आता है कि एक्लेम्सिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? वो है यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट। एक और आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के बीच का डिफरेंस। तो एक्लेम्सिया में एक्लेम्प्टिक फिट्स आना स्टार्ट होती हैं, जबकि जो प्री एक्लेम्सिया है इसमें आपका प्रोटीन यूरिया होगा, बहुत ज़्यादा हाई बीपी जाएगा प्रेगनेंसी में, लेकिन इसमें फिट्स नहीं आएंगी। अब मैग्नीशियम सल्फेट का यदि यहाँ पर एंटीडोट की हम बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट पूछे यदि आपको तो क्या है? कैल्शियम ग्लूकानेट। ये आपको बेसिक टर्म में इसलिए ऐड करती जा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम के लिए भी इजी रहे। नेक्स्ट वन, हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड एट। WHO का हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लंदन इंग्लैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस या फिर पेरिस फ्रांस। यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री के नाम और वहाँ के स्टेट दिए हुए हैं कि कहाँ पर है। तो जेनेवा, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948।
और WHO है जो इंडिया में WHO का जो हेड क्वार्टर है साउथ ईस्ट एशिया में, कहाँ पर है? वो है न्यू दिल्ली में। टेड्रोस इसके कौन है? चीफ है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंक्लूड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इज, पुरुषों महिलाओं और बच्चों को मिलाकर कुल जनसंख्या से विभाजित जन्मों की संख्या क्या है? क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या फिर टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट। यहाँ पर ये देखिए डेथ रेट तो होगी नहीं, डेथ रेट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली बर्थ की बात की जा रही है, जन्म की बात की जा रही है। तो इस जन्म में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी हैं। तो ये क्या है? क्रूड बर्थ रेट। क्या है? क्रूड बर्थ रेट। बच्चे इंक्लूड किए गए तो फर्टिलिटी भी नहीं यहाँ पर होगी आपकी। ये क्या कहलाएगा? क्रूड बर्थ रेट। नेक्स्ट वन, द फॉल ऑफ टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप इन अ जिगजैग मैनर इज टर्म्ड एज, तो जो टेढ़े मेढ़े तरीके से तापमान में धीरे धीरे गिरावट को क्या कहा जाता है? लाइसिस, क्राइसिस, होम्योस्टेसिस या फिर थर्मोस्टेटिक। क्या कहा जाएगा? टेम्परेचर है जो जिगजैग मैनर में डाउन जाएगा तो क्या है? वो लाइसिस। क्या है? लाइसिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सिस रोल इन द हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य संवर्धन में नर्सों की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? हेल्थ रिस्क अप्रेजल, टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, वर्क साइट वेलनेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो नर्सेस का रोल क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में हेल्थ प्रमोशन के मामले में आपका? तो होगा क्लाइंट को आपको इस तरीके से टीच करना है कि उसको हर एक चीज इफेक्टिव तरीके से समझ में आए और उसके लिए हेल्पफुल भी हो। तो यहाँ पर क्या होगा? वो टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर। नेक्स्ट वन, इन न्यूबॉर्न हियरिंग असेसमेंट टेस्ट डन इज, तो न्यूबॉर्न नवजात शिशु में श्रवण मूल्यांकन परीक्षण कैसे किया जाता है? सॉरी, कौन सा परीक्षण है जो किया जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर बेरा, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, ट्यूनिंग फोक टेस्ट, ऑडियोमीटर टेस्ट या प्रोफोन कंडक्शन टेस्ट। बेरा टेस्ट यूज किया जाता है कि एवरेज हियरिंग थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो जो बच्चे के कान में भेजी जाएगी, स्पेशली न्यूबॉर्न या फिर बच्चों में किया जाता है, बड़ों में उतना ज़्यादा नहीं है। तो रिलायबल बहुत है, लेकिन ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट भी है और ये बच्चों के लिए चेक किया जाता है। तो यहाँ पर बेरा टेस्ट है जो मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज हो गए जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, और ये पता करने के लिए कि फ्यूचर में इनको सुनाई देगा या नहीं, तो उस सिचुएशन को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। एग्जाम में फुल फॉर्म भी इसका आ सकता है आपको। तो बेरा हियरिंग टेस्ट क्या है? बेरा हियरिंग टेस्ट है जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। यहाँ पर जनरली कोक्लियर में जो आपका सुनने वाला पार्ट है, सुनने में हेल्प करता है कोक्लियर पार्ट, तो वहाँ पर आपको टेस्टिंग की जाएगी कि यहाँ से जो ऑन कंडक्शन के बाद जो भी आपका साउंड वेव जाती हैं सही से पहुँच के साउंड आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा, वो चीज़ चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा विटामिन वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा? तो वो होता है विटामिन सी। नेक्स्ट वन, एस्पिरिट द कॉर्प्स रिफर्स टू, तो एस्पिरिट द कॉर्प्स का क्या मतलब है? सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या फिर सेंस ऑफ मोरालिटी। तो एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है यहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, किसी भी चीज से अपने आप को जुड़ा हुआ फील करना। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन where the students perform is compared with the set of objective is referred as, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है। क्या है? टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जहां पे क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। मूल्यांकन का वह प्रकार जहां छात्र के प्रदर्शन की तुलना कोई टारगेट सेट करके की जाती है उसे क्या कहेंगे आप? क्राइटेरियन रिफर्ड इवैल्यूएशन, नॉर्म रिफर्ड इवैल्यूएशन, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है फिर क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन।
कौन सा इवैल्यूएशन है? जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का परफॉर्मेंस है वो उसके जो टारगेट सेट किया गया है, एम सेट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो क्राइटेरिया रेफर्ड इवैल्यूएशन। क्योंकि यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी रखा गया है कि इतने जो एक टारगेट रखा गया है आपको, वो एम आपको कंप्लीट करना, उसके लिए जो टेस्ट वगैरह कराए जाए तो क्या है? क्राइटेरिया रेफर्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडीज मिडलाइन इज टर्म्ड एज। शरीर के मध्य रेखा की ओर शरीर के अंगों की गति को क्या कहा जाता है? एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन या फिर प्रोनेशन। तो एबडक्शन का मतलब है दूर की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पे पास में लेके आ रहे हैं बॉडी पार्ट्स के, तो क्या है वो? एडक्शन। नेक्स्ट वन, एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन बॉगी यूट्रसेस। उचित नर्सिंग हस्तक्षेप दलदली गर्भाशय है, बॉगी यूट्रस है यदि, क्या है जो इंटरवेंशन होगा आपका? एलिवेट्स मदर लेग, इनकरेज टू बॉइड, मसाज द फंडस या फिर एक्सप्रेस द क्लॉट्स। तो बॉगी यूट्रस है यदि, तो क्या करेंगे आप? फंडल मसाज करेंगे। क्या करेंगे? फंडल मसाज करेंगे ताकि यूट्राइन प्रोलैप्स होने से बचा सकें। नेक्स्ट वन इज लो सेट ईयर्स एंड वाइड सेट आईज इन अ चाइल्ड इज सजेस्टिव ऑफ। एक बच्चे में लो सेट ईयर्स है और चौड़ी है जो आंखें क्या है? वाइडली है, तो ये किसकी तरफ इशारा करेंगी? एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, ट्रैक्यूइसोफेगल फिस्टुला, रीनल एजेनेसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो किसकी तरफ इशारा करेंगे? ये कहलाएगा आपका रीनल एजेनेक्स, जो कि एक या फिर दोनों किडनी क्या रहेंगी? यहाँ पर एब्सेंट रहेंगी। क्या होंगी? रीनल एजेनेक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक या फिर दोनों किडनी एट द टाइम ऑफ बर्थ से क्या रहेंगी? एब्सेंस ऑफ वन और बोथ किडनी। क्या है? एब्सेंस ऑफ वन और बोथ किडनी। तो ये कंडीशन देखने को किसमें मिलेगी? लो सेट ईयर एंड वाइड सेट आइज, जो कि रीनल एजेनिक्स है। किडनी जनरली 5 से 5th वीक और 12th वीक में फीटल लाइफ में डेवलप होती हैं, लेकिन 13th वीक से 13वें वीक से क्या करती हैं? नॉर्मली अपना जो बच्चे में क्या करना स्टार्ट करती हैं? यूरिन, जो फीटस है उसमें यूरिन बनाना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जब यही ये क्या रहे? एब्सेंट रहे या तो बिल्कुल प्रॉपरली डेवलप ही ना हो पाए, तो ये क्या कहलाता है? रीनल एजेनेसिस। नेक्स्ट वन, इन एक्सरे द हार्ट ऑफ चाइल्ड विद टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। एक्सरे में फैलेट के टेरेटोलॉजी वाले बच्चे का हृदय कैसा होगा? कौन से? बूट से, पी से या फिर एप्पल से? तो यहाँ पर टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में बच्चे का हार्ट कैसा दिखाई देगा? एक्सरे होगा तो होगा बूट शेप्ड का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। उन्माद के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सी दवा उपयोग की जाती है? एमिट्रिप्टिलिन, सेरोटोनिन, पैक्टिन या फिर लिथियम। सेरोटोनिन तो यूज की जाती है डिप्रेशन वालों में, ये होगी यहाँ पर क्या? लिथियम। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वालप्रेट और लिथियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सीओपीडी वाले मरीज में क्या इंटरवेंशन देखने को मिलेगा? पर्स लिप ब्रीदिंग, क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी, हाई फ्लो ऑक्सीजन, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो सीओपीडी वाले मरीज में क्या इंटरवेंशन होगा? तो होगा पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। क्या होगा? पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली इनटू जॉइंट्स इज टर्म्ड एज। किसी दवा को सीधे जोड़ों में इंजेक्ट करना क्या कहलाता है? इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा ऑसिकुलर या फिर इंट्रामेड्यूलरी। क्या कहलाएगा? जिस मेडिसिन को डायरेक्ट है जो क्या करना है आपको? जॉइंट्स में इंजेक्ट करना है, तो वो इंट्रा आर्टिकुलर। क्या है? इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्राओसियस इंजेक्शन का मतलब है कि जो सीधे बोन मैरो में लगाए जाते हो। कहाँ पर? बोन मैरो में। नेक्स्ट वन, लर्निंग मीन्स सीखने का मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ स्किल, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस या फिर एनी चेंजेस इन बिहेवियर। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है? कुछ सीखना। सीखने का अर्थ है कि कुछ प्रैक्टिस और अपने एक्सपीरियंस से सीखना।
तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, अल्बर्ट नीजगर या कार्लो अरवानी। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन इज द पावर हाउस ऑफ सेल। कौन सा अंग कोशिका का पावर हाउस है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वार्डी या फिर राइबोसोम। तो कौन सा है पावर हाउस ऑफ सेल? तो वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। हेपेटाइटिस रक्त का आदान मतलब हेपेटाइटिस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो वो कौन सा है? डी, सी, ई या फिर ए। मैं बता दूं कि आपको हेपेटाइटिस से और फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है, इससे फीको ओरल रूट से। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलने वाला हेपेटाइटिस और उसको ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय। ट्रायल और एरर थ्योरी है जो कि एक सीखने वाली थ्योरी है, किसके द्वारा दी गई थी? इवान पैब्लो, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर कोहलर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? तो दी थी थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, मेमोग्राफी, सोनोग्राफी या फिर नन ऑफ दी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ वाटर विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की हानि के बिना पानी की कमी की स्थिति क्या कहलाएगी? ओवर हाइड्रेशन, एक्सेसिव वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। पानी की कमी हो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं हुआ है। ओवर हाइड्रेशन का मतलब है तो कि ज़्यादा आपकी बॉडी में पानी का भी होना और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी। एक्सेसिव वॉमिटिंग मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा आपका? डिहाइड्रेशन, कि पानी की कमी हो रही लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ज्यों के त्यों है। नेक्स्ट वन, द एंटीडोट फॉर हेपेरिन। तो हेपेरिन की मारक औषधि क्या है? कैल्शियम ग्लूकानेट, विटामिन के, ग्लूकोज या फिर प्रोटामाइन सल्फेट। तो हेपेरिन का जो एंटीडोट है वो क्या हुआ? प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट इज, एक हेपेरिन एक ऐसा एंटीडोट है जो मोस्टली एग्जाम में आता है, हेपेरिन और वारफिन। हेपेरिन को इवन प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं लेकिन वारफिन को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, अ पिल रोलिंग ट्रिमर ऑफ फिंगर्स इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द पेशेंट हु इज। उंगली को गोली घुमाने वाला कंपन आमतौर पर किस रोगी से जुड़ा होता है? आप घुमाएंगे आपसे नहीं बनेंगे ट्रिमर, कि जो उंगली है गोल गोल घूमेगी। तो किस में? पार्किंसंस डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रायनॉड डिसीज और मास्थेनिया ग्रेविस। ट्रिमर्स तो आपको कुछ कुछ कंडीशन में आ जाते हैं लेकिन जो एक स्पेसिफिक ट्रिमर है पिल रोलिंग ट्रिमर वो आएंगे किसमें? पार्किंसंस में ही। नेक्स्ट वन, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से क्या बनेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर, क्या एक तरीके की शुगर है, और इनमें क्या रहेगा? ग्लूकोज भी बनेगा, फ्रक्टोज भी बनेगा, गैलेक्टोज भी बनेगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, द डेली डाइटरी अलाउंसेस रिकमेंडेड फॉर लैक्टेटिंग मदर इज। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लिए अनुशंसित दैनिक आहार भत्ता क्या है? लैक्टेटिंग मदर है उनको आईडीए के अकॉर्डिंग जो डाइटरी अलाउंस है वो कितना होना चाहिए? 2200 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी, 1200 किलो कैलोरी या फिर 2800 किलो कैलोरी। लैक्टेटिंग मदर में 550 कैलोरी एक्स्ट्रा खाने को कहा जाता है तो कितना होगा? 2800 किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन, हैंड वॉशिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर डिसइंफेक्शन। हाथ धोना कीटाणु शोधन का एक उदाहरण है। कंकरेंट, टर्मिनल, परकरेंट या फिर करेंट। हैंड वॉशिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर कंकरेंट डिसइंफेक्शन, मतलब जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं क्रॉस इन्फेक्शन को बचाने के लिए वो क्या है यहाँ पर? कंकरेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट वन,
कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन, तो कॉप्लिक के धब्बे किसमें देखे जाते हैं? रूबेला, मीजल्स, चिकनगुनिया, फिर चिकन पॉक्स में। कॉप्लिक स्पॉट्स देखे जाते हैं किसमें? मीजल्स में। नेक्स्ट वन, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, गर्भावस्था में गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना क्या कहलाता है? थिन होना कहलाए, थिन हो जाए जब सर्विक्स तब कहलाती है फास्टमेंट, लेकिन यहाँ पे कहा सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इन द प्रेगनेंसी, इट्स कॉल्ड द गॉडेल साइन। क्या है? गॉडेल साइन। हॉर्मन साइन तो डीबीटी में देखने को मिलता है, किसमें? डीबीटी वाले में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले में। ये क्या है यहाँ पर प्रेगनेंसी में? गॉडेल साइन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज कोरिस्पॉन्ड टू इन्फेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक चरण शैशवावस्था से मेल खाता है? इन्फेंसी। यहाँ पर एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी पूछा है इन्फेंसी पीरियड में क्या होगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो यहाँ पर क्या है? जो एरिक्सन की स्टेज है अकॉर्डिंग टू दैट, तो एरिक्सन की स्टेज के अकॉर्डिंग के दैट है जो वो क्या है यहाँ पर, किसमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे कहा है कि इन्फेंसी, मतलब 1 साल तक के बच्चे में, तो होगा यहाँ पर इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या होगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम आएगा किसमें? टोडलर में, जिनकी उम्र कितनी होगी जनरली? 1 से 3 साल तक की, कितना? 1 to 3 ईयर्स में। फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये होता है प्री स्कूलर में, किसमें? प्री स्कूलर में, जिनकी उम्र होती है जनरली 3 to 6। फिर यहाँ पर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, तो ये होता है स्कूल गोइंग बच्चों में, किसमें? जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनमें। इनकी उम्र कितनी होती है जनरली? 6 to 13 ईयर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर इन्फेंसी का बस पूछा है, तो क्या होगा इन्फेंसी में पूछा है? तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट होगा टोडलर में, जिनकी उम्र 1 से 3 साल रहती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो प्री स्कूलर, तो 3 से 6 साल की उम्र के रहेंगे, जो एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे हैं, नर्सरी वाले। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, तो होंगे 1st क्लास से लेके 13 ईयर एज ग्रुप। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज मोस्ट यूजफुल इन, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सर्वाधिक उपयोगी किसमें है? सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मैनिया, फिर मैन कॉजन सिंड्रोम में, किसमें? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मोस्ट यूजफुल होगी, तो होगी किसमें? डिप्रेशन वाले मरीज में। किसमें? डिप्रेशन वाले मरीज में। डिप्रेशन के जो 3 क्लासिकल साइन पूछे जाते हैं, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, मतलब ना कुछ, एक तरीके से कहेंगे सुस्त प्राणी कहलाते हैं। और सबसे ज्यादा जो सुसाइड वाला जो एक क्वेश्चन आता है कि जो सुसाइड के केस होते हैं सबसे ज्यादा वो डिप्रेशन वाले ही होते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इक्विपमेंट दैट इनडायरेक्टली मेजर्स आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, और कौन सा उपकरण है जो अप्रत्यक्ष रूप से धमनी ऑक्सीजन संतृप्ति को मापता है? पल्स ऑक्सीमीटर, कार्डियक मॉनिटर, वेंटिलेटर या फिर डिफिब्रिलेटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन किससे चेक करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर से। किससे? पल्स ऑक्सीमीटर से। नेक्स्ट वन, मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू, तो आधुनिकरण से क्या तात्पर्य है? ड्रेस स्टाइल, वे ऑफ लाइफ, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी या फिर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि वे ऑफ लाइफ। क्या है? वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वन, which is a measure of intelligence that takes into account both mental age and chronological age of person। बुद्धि का माप कौन सा है जो मानसिक आयु दोनों को ध्यान में रखता है? व्यक्ति की कालानुक्रम आयु, मतलब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज से आता है आईक्यू। क्या है? आईक्यू। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो यहाँ पर किससे निकाला जाता है? फॉर्मूला है आईक्यू कैलकुलेट करने का। फिर इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? आईक्यू लेवल पर। नेक्स्ट वन, इंटेलिजेंसी क्वांटेंट। नेक्स्ट इज
द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र पथ संक्रमण का सबसे आम कारण क्या है? यूटीआई सबसे कॉमन होता है फीमेल में, ध्यान रखें, क्योंकि यूरेथ्रा की साइज क्या होती है, छोटी होती है एज कम्पेयर टू मेल के। फिर यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो मेन रीजन है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, बैसिलस सबटिलिस, क्लेविसेला निमोनिया या फिर इकोलाई। तो जो कॉमन कॉज है यूटीआई का वो होता है इकोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज प्रेजेंट इन, तापमान नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला या फिर सेरिबेलम में। तो यहाँ पर यदि आपको बॉडी बैलेंस या फिर मसल के जो बैलेंस की बात करें तो वह सेरिबेलम, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेटिंग पूछा है तो क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एन एब्सोल्यूट जीरो, निम्नलिखित में से माप के किस पैमाने पर पूर्ण शून्य होता है? जीरो वाली स्केल की बात की जा रही है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो। जीरो एब्सोल्यूट जीरो वाली स्केल होती है रेशियो वाली, कौन सी? रेशियो वाली। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी इंक्लूड, सच्चे प्रायोगिक अध्ययन के सिद्धांतों में क्या शामिल है? कंट्रोल, रैंडमाइजेशन एंड सैम्पलिंग, कंट्रोल स्टडी ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन एंड रिलायबिलिटी या फिर कंट्रोल, रैंडमाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। प्रिंसिपल है जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी के वो क्या है? कंट्रोल, रैंडमाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। मतलब जो भी स्टडी आप कर रहे हो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो आपने टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा है, क्या है? टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना। तो यहाँ पर टिप का मतलब है सबसे ऊपरी पार्ट। टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा है कौन सा है जो सही से बताया गया? पीईएम, डिप्थीरिया, मीजल्स, कोलेरा, कौन सा है यहाँ पर? टिप ऑफ आइसबर्ग। तो टिप ऑफ आइसबर्ग का क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच बिगर देन द प्रॉब्लम। इसका मतलब तो यही होता है आइसबर्ग सबसे ऊपरी पार्ट का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। क्या होगा? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। मतलब है यहाँ पर इसका कि जो चीज बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल तो है लेकिन उसको ट्रीट करने में टाइम जरूर लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? पीईएम। नेक्स्ट इज द सीक्वेंस फॉर डॉनिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई को आफ्टर यूज करने के बाद डॉनिंग करना, पीपीई को पहनने वाली जो सीक्वेंस है वो क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब पीपीई किट जो आप यूज करते हैं उसके पहनने का क्रम सही क्या है? ग्लव, गाउन, गॉगल्स, फेस शील्ड, शू कवर। गाउन, शू कवर, ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, फेस शील्ड, मास्क, गॉगल, फेस शील्ड, गाउन, शू कवर या फिर गाउन, शू कवर, ग्लव्स, फेस शील्ड और मास्क। तो यहाँ पर एक डॉनिंग करने का पीपीई पहनने की जो सही सीक्वेंस है वो है पहले गाउन, फिर शू कवर, फिर ग्लव्स, फिर मास्क, फिर गॉगल्स, लास्ट इज द फेस शील्ड। नेक्स्ट वन इज द फूड दैट शुड बी अवॉइडेड इन अल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट इज। तो अल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट में कौन से फूड अवॉइड करने को कहे जाएंगे? अल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट का मतलब है जिसने शराब छोड़ दी है, जिसने शराब छोड़ी है, रिसेंट में उसको विड्रॉवल सिम्टम आ रहे हैं, कौन सा फूड अवॉइड करने को कहेंगे? मिल्क, ऑरेंज जूस, सोडा या फिर रेगुलर कॉफी। तो होगा आपका ऑरेंज जूस। क्या होगा? ऑरेंज जूस। सिट्रस फ्रूट है जो देने को कुछ दिन के लिए अवॉइड करने को कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट अंडर स्टडी इज नोन एज, अध्ययनधीन एक विशेषता है, विशेषता को क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस, वेरिएबल, अजम्पशन या फिर ऑब्जेक्टिव। एट्रीब्यूट फैक्टर है जो स्टडी के किसी भी फील्ड रिसर्च में वो कहलाते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट वन, फ्रैक्चर विच इज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आमतौर पर कौन सा फ्रैक्चर देखा जाता है? इम्पैक्टेड,
कंपाउंड, ग्रीन स्टिक या फिर कॉम्प्लिकेटेड। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब है कि स्किन इंटैक्ट ना होना, बाकी हड्डी टूटना। ग्रीन स्टिक का मतलब है हड्डी बेंड होना। मोस्ट ऑफ दी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बच्चों में वो सबसे ज्यादा ग्रीन स्टिक, जैसे आप लकड़ी तोड़ेंगे तो एक साइड से पार्ट बेंड रहेगा और एक साइड चटका टूट जाएगा, तो क्या है यहाँ पर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन, नर्स आस्क द क्लाइंट टू रीड द स्नेलन चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज टेस्टेड। तो यहाँ पर नर्स पेशेंट से स्नेलन चार्ट पढ़ने को कहती है, तो इसमें से कौन सी तंत्रिका का परीक्षण किया जा रहा है? ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर या फिर ट्रैक्लियर। तो यहाँ पर देखने के लिए स्नेलन चार्ट विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर जो विजन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो है ऑप्टिक नर्व। तो वही नर्व है जो यहाँ पे चेक की जा रही है। नेक्स्ट वन, द टर्म स्टेट इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दैट द मेडिकेशन शुड बी गिवन। तो औषधि प्रशासन में मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट का अर्थ क्या है? 4 times a day, only at night, whenever necessary या फिर immediately। स्टेट ऑर्डर का मतलब होता है कि सडनली और तुरंत ही देना, immediately। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में बिना किसी बाहरी इनपुट के संक्रमण की निरंतर उपस्थिति को क्या कहा जाता है? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। तो ये कहलाता है एंडेमिक। क्या है ये? एंडेमिक। नेक्स्ट वन, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन। तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है? पेल स्ट्रॉ कलर का होगा, लेकिन एक गोल्डन सुनहरा हो जाए तो क्या है? RH इनकम्पेटिबिलिटी, फीटल डेथ, फीटल डिस्ट्रेस या फिर पोस्ट मैच्योरिटी। कौन से कलर का होगा? तो गोल्डन कलर का है, मतलब कैसा है? RH इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, क्रोमोसोम पैटर्न इन डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम का पैटर्न कैसा होगा? ट्राइसोमी 13, 21, 22 या फिर 23। तो सबको पता है डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? ट्राइसोमी 21। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्रक्षेप, उल्टी और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग निम्नलिखित में से किस स्थिति की विशेषता या फिर कह सकते हैं कि किसका साइन है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, इम्परफोरेटेड एनस, अपेंडिसाइटिस या फिर हर्निया। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इट्स अ क्लिनिकल साइन और क्लासिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज सीजोफ्रेनिया इज अ कंडीशन। सीजोफ्रेनिया एक स्थिति है किसकी? सोमेटोफॉर्म, न्यूरोटिक, ऑर्गेनिक या फिर साइकोटिक। सीजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मैनिया ये सब क्या है? साइकोटिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज द ड्राउजी साइन इज एसोसिएटेड विथ विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो ड्राउजियस साइन है क्या है? ड्राउजियस साइन है किस जो इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने के कारण होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरनेट्रेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। तो ड्राउजी साइन देखने को मिलता है टिटेनी में। किसमें? टिटेनी में। मतलब जो आपकी पूरी बॉडी है क्या है? एक तरीके का स्पाज्म होगा। तो यहाँ पर स्पाज्म होने के कारण आपका बीपी क्या होगा? बहुत ज्यादा 20 mmHg तक सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। तो एक है ट्राउजियस साइन। और ट्राउजियस साइन देखने को मिलता है जिन पर्सन में कैल्शियम की क्या हो? कमी हो। क्या हो? कैल्शियम की कमी हो। टिटेनी वाले में जनरली जो उनका हाथ की यहाँ की फिंगर्स हैं कैसे वो एक तरीके से टर्न हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टर्न हो जाएंगी लो कैल्शियम लेवल के कारण। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफ्लेक्सिस। एनाफ्लेक्सिस के लिए कौन सी मेडिसिन है जो दी जाएगी? एट्रोपिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, डिगॉक्सिन या फिर एपिनेफ्रिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए? तो वो एपिनेफ्रिन। क्या होगी? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। निर्णय लेने की क्षमता का विकास किसके दौरान होता है? इन्फेंसी पीरियड में, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट या फिर एडल्टहुड में। डिसीजन लेना बच्चे कब स्टार्ट करते हैं? चाइल्डहुड में। कब? चाइल्डहुड में।
नेक्स्ट वन इज द एम्पैथी इन्वॉल्व, सहानुभूति शामिल है। फीलिंग सॉरी टू समवन, पुटिंग अदर्स बिफोर योर सेल्फ, पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स शू, या फिर पुटिंग योर सेल्फ बिफोर अदर। एक होता है सिंपैथी, दूसरा होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है आपको कि दूसरे की जगह अपने आप को रखना। नेक्स्ट वन इम्यूनोग्लोबुलिन आर, तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड या फिर अमीनो एसिड। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या कहलाएंगे? तो ये है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, टोटल थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं? बक्षीय कशेरुकाओं की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर 5, 7, 12, 4। कितनी है? टोटल होती हैं कितनी? 33। स्पाइनल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रा होती हैं। 33 कितनी? 33। तो यहाँ पर जो ऊपर की 24 होती हैं कैसी होती हैं? मूवेबल होती हैं। और यहाँ पर जो सैक्रम और कोकेक्स से फ्यूज रहेंगे, तो सर्वाइकल नेक के हवाली, थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम एंड कोकेक्स। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर यदि बात करें तो जो थोरेसिक है कितनी है? होती है 12। कितनी? 12। सर्वाइकल 7, C1 to C7 तक, थोरेसिक T1 to T12, लंबर 5, L1 to L5 तक, सैक्रल S1 to S5, लास्ट वन इज द कोकेजियल और कोकेक्स। नेक्स्ट वन मैरिज विच कैन कॉज हेरिडिटरी डिसीज, तो कौन सी विवाह है जिसमें वंशानुगत बीमारी का कारण बन सकता है? कंटेजियस जो शादी है, मान लीजिए जो मोमेडियंस में मोस्ट ऑफ दी शादी होती है उनमें होता है कि फैमिली में ही शादी कर दी जाती है, जिसके कारण जो हेरिडिटरी डिसीज है वो दूसरी पर्सन में भी हो सकती है। जो बच्चा अपकमिंग होगा तो वो शादी कहलाती है कॉन्सेजेनियस मैरिज। कौन सी? कॉन्सेजेनियस मैरिज। नेक्स्ट वन विच डिजेनरेटिव डिसीज इज मोर कॉमन इन एल्डरली पर्सन, बुजुर्ग व्यक्तियों में कौन सा अपक्षयी रोग अधिक आम है? एल्जाइमर, डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया पर डेलीरियम। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें एल्जाइमर होना कॉमन बात है। क्या है? एल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, जिसको आप कह सकते हैं, वो कॉमन है। नेक्स्ट वन ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है बच्चे का, उसके पीछे ग्रोथ चार्ट बना होता है कि इस उम्र में हाइट वेट बढ़ रहा है या नहीं है, येलो लाइन पर है कि ग्रीन कर्व पर है। तो यहाँ पर एक ग्रोथ चार्ट का दूसरा नाम क्या है? न्यू बैलार्ड स्केल। ये तो जेस्टेशनल एज के लिए यूज किया जाता है। रोड टू हेल्थ कार्ड, अपगार स्कोर या फिर ग्लासगो कॉमा स्केल स्कोर। तो यहाँ पर रोड टू हेल्थ कार्ड। क्या है? रोड टू हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट इज चाइल्ड इज पासिंग रिबन लाइक स्टूल, दीज आर द टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, बच्चा रिबन की तरह मल त्याग कर रहा है, तो एक इसकी जो क्लिनिकल फीचर है, टिपिकल क्लिनिकल फीचर मतलब इसी बीमारी में देखने को बस मिलेंगे। ऑप्शन है नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, गैंग्लियोनिक मेगाकोलन। तो बच्चा जब रिबन लाइक स्टूल पास करेगा तो एक क्लिनिकल फीचर है गैंग्लियोनिक मेगाकोलन के, जो लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो मेगाकोलन जिसको आप कहते हैं। यहाँ पर जो सेल्स हैं क्या है? गैंग्लियोनिक सेल्स है वो क्या रहेंगी? एब्सेंट होंगी। तो ये क्या है यहाँ पर? गैंग्लियोनिक मेगाकोलन। और इसमें बच्चा कैसा स्टूल पास करेगा? रिबन के जैसे। नेक्स्ट वन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे आम रीजन क्या है? यूटेराइन अटोनी, रिटेंड प्लेसेंटा, ट्रॉमा या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। पोस्टपार्टम हेमरेज का जो एक तो होता है यूटेराइन अटोनी फर्स्ट, सेकंड होता है रिटेंड प्लेसेंटा। लेकिन प्राइमरी पीपीएच के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है या फिर डायरेक्ट इस तरीके से आया कि कॉमन कॉज तो होता है यूटेराइन एटोनिसिटी मोस्ट ऑफ दी केस में। लेकिन कुछ केसेस में सेकेंडरी पीपीएच में रिटेंड प्लेसेंटा भी रीजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा के कुछ बिट्स, कुछ पार्ट अंदर ही रह जाए, यूट्रस में बाहर ना आ पाए, इसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन कॉमन कॉज क्या होता है? यूटेराइन एटोनिसिटी। नेक्स्ट वन इज द in a health child head circumference and chest circumference equal each other around the age of। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक स्वस्थ बच्चे में सिर का सरकमफेरेंस और छाती का जो सरकमफेरेंस कितने वर्ष की एज में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा? हेड सरकमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस
3 to 6 मंथ, 6 to 9 मंथ, 9 to 12 मंथ या फिर 15 to 18 मंथ। तो बच्चे का जो हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएगा 9 से 12 महीने की उम्र में, किसमें 9 to 12 मंथ की एज में। नेक्स्ट वन इज आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम इज। आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्सरी प्रिवेंशन। तो आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आयोडाइज्ड सॉल्ट के प्रति कि आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए वो आप बताते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्योंकि बीमारी तो हुई नहीं है लेकिन इस प्रोग्राम के तहत आप जागरूक कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं, तो ये क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर। कौन सी स्थिति है जिसमें बच्चे बाल अपने खुद के बाल खींचते हैं? मैंने आपको 50 वाले क्वेश्चन पढ़ाया है। ट्रिक्टोलमेनिया, एक्रोफोबिया, एन्यूरेसिस, एनकॉप्रेसिस। एन्यूरेसिस का तो मतलब है कि बच्चे बेड वेटिंग मतलब बिस्तर में सूसू करना। एनकॉप्रेसिस का मतलब है कि पोटी भी कर लेते हैं कुछ केसेस में। फिर है यहाँ पर एक्रोफोबिया। क्या है? एक्रोफोबिया का मतलब है हाइट से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना। ऐसी कंडीशन जिसमें अपने बच्चे खुद के बाल खींचते हैं तो है ट्रेक्टोटोमेनिया। नेक्स्ट वन इज अ लो पिच्ड कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय सीक्रेशन इन द लार्ज एयरवेज कॉल्ड। बड़े वायुमार्ग में स्राव होने वाली धीमी निरंतर गड़गड़ाहट की ध्वनि को क्या कहा जाता है? व्हीजिंग, रोंकाई, कफिंग या फिर स्ट्रॉइडर। गर्गलिंग टाइप का साउंड आता है, लो पिच, कंटिन्यूअसली आएगा। जिन बच्चों को स्पेशली सर्दी वर्दी होती है बड़ों को तब ये देखने को मिलता है। क्या है? रोंचाई। क्या है? रोंचाई। तो ये थे नर्सिंग के आपके 75 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको आए हुए थे 1 अक्टूबर के। अब यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 76 से आपका रिसेंट का जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए थे, और सभी 2023 के ही जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन है यहाँ पर Who honored with lifetime achievement award in academia 2023? अकेडमिक 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नजमा अख्तर, दीपक डे, राजेंद्र सिंह पवार या फिर कत्ता नरसिम्हा रेड्डी। किसके लिए इस अवार्ड से दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो इस अवार्ड से नवाजे गए हैं कौन? नजमा अख्तर, इंडियन एकेडमिक और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर है। 2019 से वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया इंडियन यूनिवर्सिटी की। तो ये कौन है? नजमा अख्तर, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज हु अपॉइंटेड एज सिंगापुर प्रेसिडेंट इन 2023। तो 2023 में सिंगापुर के राष्ट्रपति के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? JY पिल्लाई, टोनी टेन, थर्मन संगुगरत्नम या फिर एसआर नाथन। किसको अपॉइंट किया गया सिंगापुर के राष्ट्रपति के तौर पर? तो वो थर्मन। कौन है? थर्मन। नेक्स्ट वन इज हिंदी दिवस वॉज डिक्लेयर्ड बाय विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हिंदी दिवस की घोषणा भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री। तो हिंदी दिवस की जो स्थापना की गई थी, पहली बार हिंदी दिवस मनाया था 14 सितंबर को, और किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट इज क्लिंचेस इंडोनेशियन मास्टर्स टाइटल 2023 इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में इंडोनेशियाई मास्टर्स खिताब 2023 किसने जीता है? किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, श्रीकांत या फिर प्रणय ने। किसने जीता है अवार्ड? ये जीता है किसने? किरण जॉर्ज ने। किसने जीता है? इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने 2023 में क्लिंच इंडोनेशियन मास्टर्स खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट वन इज हु इज द CEO एंड MD ऑफ ICICI बैंक। ICICI बैंक के CEO और MD कौन है? शशिधर जगदीशन, संदीप बख्शी, प्रशांत कुमार या फिर दिनेश कुमार खाराम। ICICI बैंक के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर है संदीप बख्शी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM अभीम। तो PM अभीम योजना है जो
क्या है? पीएम अभीम स्कीम है और योजना है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विलेंस और हेल्थ रिसर्च है अर्बन रूरल एरिया में, इसके लिए स्कीम लाई गई है। क्या नाम है इसका? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो कि 2021 में मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। बनारस में 2021 में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन इज Which company has introduced the world's first car that can run fully on alternative fuel ethanol and is equipped with flex fuel engine? किस कंपनी ने दुनिया की पहली कार पेश की है जो पूरी तरह से वैकल्पिक ईंधन एथेनॉल पर चल सकती है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन से लैस है? फोर्ड, टोयोटा, निसान या फिर टाटा मोटर्स ने? तो विश्व की पहली ऐसी कार जो इथेनॉल फ्यूल से चलेगी वो होगी टोयोटा के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द रोवर चंद्रयान 3। तो ये नॉरसेट में भी आया था आपको, सॉरी लैंडर पूछा था नॉरसेट में विक्रम। तो यहाँ पर रोवर का नाम क्या है चंद्रयान 3 के? तो है प्रज्ञान। क्या है? प्रज्ञान। नेक्स्ट वन, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अमृता पटेल सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन गुजरात? तो अमृता पटेल सेंटर का इनॉग्रेशन है, जो अमृता पटेल सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ का इनॉग्रेशन गुजरात में किसने किया? ऋषिकेश पटेल, मनसुख मांडविया, सीएम भूपेंद्र पटेल या मनोज अग्रवाल ने? तो इसका उद्घाटन किया गया था मनसुख मांडविया के द्वारा, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। नेक्स्ट वन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बिकम द आईआईएम ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियर संस्थान भारत का कौन सा आईआईएम बन गया है? 20, 21, 22 या फिर 25? तो रैंक मिली है 21वीं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है भारत का 21वें नंबर का आईआईएम बन गया है। नेक्स्ट वन, माया ओएस इज अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय टू प्रोटेक्ट इट्स कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। माया ओएस अपना कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए किसके द्वारा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया? माया ओएस किसने बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, आरबीआई, आईआरडीएआई या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने? तो ये बनाया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। नाउअडेज साइबर अटैक के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे निपटने के लिए अपना खुद का ओएस बनाया है किसने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफर फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का पहला कौन सा राज्य ऐसा बन गया है जो फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा? गुजरात, केरला, कर्नाटक या फिर गोवा? तो ये करने वाला इंडिया का जो एक ओनली लौता स्टेट है वो है गोवा। यदि जातिगत जनगणना की बात करें हम, कास्ट सेंसस की, तो वो किया है किसने? बिहार ने। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि यहाँ पे तो आईवीएफ का कहा है कि कास्ट जो सेंसस किया है अभी रिसेंट में, तो फर्स्ट स्टेट बन गया है क्या? बिहार। ये वो किसने की? वो की है बिहार ने, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंट में कौन है? यादव। और फ्री आईवीएफ प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो गोवा। नेक्स्ट वन, लॉन्च्ड अ न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ सपोर्टेड बाय द G20 प्रेसिडेंसी। तो G20 प्रेसिडेंसी द्वारा समर्थित डिजिटल स्वास्थ्य पर एक नई वैश्विक पहल शुरू किसने की है? WHO, सिद्धा, यूनेस्को या फिर यूएनडीपी? तो डिजिटल हेल्थ सपोर्ट के लिए तो ओनली एक ही जो इनिशिएटिव ले सकता है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, NHA कोलैबोरेटेड विथ टू बूस्ट डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो यहाँ पर NHA ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा दिया जा सके? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, IRDAI या फिर LIC? तो NHA ने जो कोलैबोरेशन किया है, NHA ने जो कोलैबोरेशन किया है किसके साथ किया है? ये किया है IRDAI के द्वारा। किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नाम याद रखें, क्या है इसका नाम? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके थ्रू है जो इसके साथ क्या किया? कोलैबोरेशन किया गया है। नेक्स्ट वन,
वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे टेक्स प्लेस ऑन विच डे ऑफ एवरी ईयर? विश्व अल्जाइमर दिवस हम मनाते हैं 19 सितंबर को। इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कब? 19 सितंबर को। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द मोस्ट सुटेबल रीजन टू यूज मैक्रो इन MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, PPT एटसेट्रा में आप जो मैक्रो यूज करते हैं तो इसका रीजन क्या है? टू रिकॉर्ड साउंड, टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक या फिर टू रिकॉर्ड माउस मूव। तो जो आप मैक्रो यूज करते हैं इसका रीजन क्या है MS ऑफिस में यूज करने का? साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की टू इंसर्ट सब्सक्रिप्ट इन MS वर्ड्स, तो वो CTRL प्लस इक्वल। क्या है? CTRL प्लस इक्वल। नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय टाइपिंग इन द रन डायलॉग बॉक्स। तो स्टार्ट कर सकते हैं MS वर्ड को बाय टाइपिंग रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू, किसमें? विन वर्ड में। नेक्स्ट इज द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर इन MS वर्ड। तो ये किसमें आएंगे? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। जब MS वर्ड में आप कुछ भी लिखते हैं तो ये आता है आपका किसमें? ओरिएंटेशन में, किस तरीके का आपको चाहिए है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द फंक्शन की F12 डू व्हेन यू आर यूजिंग MS ऑफिस? तो जब आप लैपटॉप की यूज करते हैं तो यहाँ पर जो फंक्शन की है F12 MS वर्ड में, MS ऑफिस में क्या काम करती है? ये करती है ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट वन, गटर मार्जिन इज यूज्ड टू। तो गटर मार्जिन यूज किया जाता है ऐड स्पेस टू वाइंडिंग साइट के लिए। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो उसका पहला पेज क्या कहलाता है? मान लीजिए एंस की वेबसाइट खोली तो पहला पेज क्या कहलाएगा? वो कहलाता है होम पेज। क्या है? होम पेज। नेक्स्ट वन, रूलर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? रूलर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं किसमें? व्यू में, बस इंसर्ट में आपको नहीं रहेगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये सभी है, रोम, EPROM, जहां पर भी रोम है, रैम रहेगा तो नहीं होगा, वॉलेटाइल होगा। नॉन वॉलेटाइल में सभी है। लास्ट है हाउ मच इंफॉर्मेशन यू रिसीव एवरी सेकेंड? बैंडविड्थ। क्या है? बैंडविड्थ। तो ये था ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा। जो भी डाउट वगैरह रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी लोग ऑल इंडिया पेपर्स परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।